जेठानी का घर उजाड़ने वाली निकली शहर की देवरानी। बेचारे नीरज दिन भर काम करके बहुत थक जाते होंगे। आज उनके पैर दबाने के साथ साथ उनके पैर की मालिश भी कर देती हूँ, इससे उनकी सारी थकान दूर हो जाएगी। गांव के एक मिडिल क्लास परिवार की बड़ी बहू नीलम रात में सो रहे अपने पति नीरज के पांव में तेल लगाकर धीरे धीरे मालिश कर रही होती है। वहीं दरवाजे पर खड़ी नीलम की सास शारदा ये सब देख रही होती है। हाय, मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। पूरे गांव में मेरी बहू जैसा रिश्तों को जोड़कर रखने वाली बहू नहीं है। पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालने के बाद भी अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। शारदा नीलम की नजर उतारती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। और अगले दिन सुबह 5 बजे नहाकर नीलम अपने ससुराल के आंगन में लगे तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है। फिर सूर्य देवता को नमस्कार करती है। हे तुलसी मैया, हे सूर्य देव, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे घर को कभी उजड़ने मत देना। अपने घर वालों के लिए प्रार्थना कर नीलम घर की रसोई में आती है। गैस चूल्हे की पूजा कर नीलम एक तरफ सत्तू के पराठे और दूसरी तरफ डोसा बनाना शुरू करती है। पापा जी नाश्ते में सत्तू के पराठे खाएंगे और ननन जी को तो डोसा चाहिए होगा। इसके बाद नीरज जी के लिए आलू के पराठे, तेवर जी के लिए दलिया और मम्मी जी के लिए रोटी सब्जी बना लूंगी। आज सब अपनी पसंद का नाश्ता अच्छे से करेंगे। नीलम सभी की पसंद का नाश्ता बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में घर के सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर आते हैं। भाभी आज मेरे लिए दलिया बनाइएगा। मेरे लिए डोसा। नीलम मेरे लिए आलू के पराठे बना देना। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए क्या बनाना है। वैसे बताने की जरूरत तुम लोगों को भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी बहू ने पहले ही हम सबकी पसंद का नाश्ता तैयार कर लिया होगा। बस अभी लेकर आती होगी। मम्मी जी लेकर आती नहीं होगी, लेकर आ गई। सबकी पसंद का नाश्ता तैयार है। ये ननन जी के डोसे, ये पापा जी के सत्तू के पराठे, आपके लिए रोटी सब्जी, ये देवर जी का दलिया और ये नीरज के आलू के पराठे। हाथों में खाने के बर्तन के ऊपर बर्तन सजाई नीलम रसोई से बाहर निकलती है और डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना परोसती है। बहू तू कैसे समझ जाती है कि आज तेरे ससुराल वाले क्या खाने वाले हैं? पापा जी कल रात मैंने आप सबके लिए थोड़ा ज्यादा तेल मसाले वाला खाना बनाया था और आप सबने बड़े स्वाद से खाया भी था। तभी मैं समझ गई थी कि आज सबका मन हल्का नाश्ता खाने का होगा। इसलिए आपके लिए सत्तू के पराठे, ननन जी के लिए डोसा, देवर जी के लिए दलिया, मम्मी जी के लिए रोटी सब्जी और इनके लिए आलू के पराठे बना दिए, क्योंकि ये तो पराठों के बिना मानेंगे नहीं। भाभी आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे आपकी और भैया की जोड़ी परफेक्ट है ना, बिल्कुल वैसे। बस दलिया में थोड़ा सा पनीर भी डाल देती तो मजा ही आ जाता। अपने देवर की बात मत सुन बहू। जब तेरी देवरानी आएगी ना, तब देखना कैसे इसकी फरमाइश करने की आदत होठों में ही दम तोड़ देगी। ऐसा नहीं होगा शारदा। हाँ, हम अपनी बड़ी बहू के लिए उसी की तरह एक देवरानी लाएंगे। फिर दोनों देवरानी जेठानी हमारे घर को कभी उजड़ने नहीं देंगी। साथ में अपने पति को तरह तरह के पकवान खिलाएंगी। फिर देखना ये साहेबजादे भी अपने बड़े भाई की तरह ही मोटे तगड़े हो जाएंगे। नाश्ता खत्म कर प्रीति अपने गांव की सहेलियों के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं नीरज अपने पोल्ट्री फार्म पर चला जाता है और राघव अपना ऑफिस बैग लेकर बाइक से गांव से शहर की तरफ निकलता है। थोड़ी देर में राघव शहर के कैफे में पहुंचता है और कैफे में बैठी भूमिका से मिलता है। आ गए तुम? आज कितना वक्त है तुम्हारे पास? 10 मिनट, 5 मिनट, या बस चेहरा दिखाने आए हो? हे क्या हो गया? इतनी नाराज क्यों हो तुम? कॉलेज के आखिरी महीने में हम मिले थे, तब से हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आज भी समय नहीं है। अरे मेरी सारी जिंदगी तुम्हारी ही तो है। बस अभी कुछ दिन अपने करियर पर फोकस कर रहा हूँ ताकि हमारा आने वाला भविष्य अच्छा और सुरक्षित हो। मेरे पास एक आइडिया है। तुम ऐसा करो, शहर में शिफ्ट हो जाओ। इससे तुम अपने करियर पर भी फोकस कर पाओगे और मेरे साथ टाइम भी स्पेंड कर पाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं शहर में शिफ्ट नहीं हो सकता। मम्मी पापा कभी भी शहर आने के लिए तैयार नहीं होंगे और मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे तुम सोचो, रोज रोज गांव से शहर और शहर से गांव आने जाने में कितना पेट्रोल जलाते हो। पैसे भी बचेंगे और तुम्हारी एनर्जी भी। भूमिका, इनमें से कोई भी परेशानी या खर्च इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपना गांव छोड़ दूं। और शादी के बाद तुम्हें भी मेरे साथ गांव में ही रहना पड़ेगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस पहुँचना है। सो बाय, लव यू। बाय, लव यू टू। राघव भूमिका की तरफ मुस्कुराकर थम्स अप दिखाता है और कैफे से बाहर निकल जाता है।
तभी कैफे की दूसरी चेयर पर बैठी भूमिका की सहेली टीना आती है। अरे इसने तो गांव से शहर शिफ्ट होने के लिए साफ मना कर दिया। ऊपर से कहता है कि पूरे परिवार के साथ रहेगा। तू शहर की रहने वाली उस गांव में उस परिवार के बीच कैसे रहेगी? शादी के बाद राघव रहेगा तो मेरे साथ ही। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम राघव ऑफिस से घर लौटता है। राघव की बुआ मयूरी राघव के लिए आए शादी के रिश्ते को लेकर बैठी होती है। अरे बुआ, आप यहाँ अचानक कैसे? तेरे लिए लड़की फाइनल करने आई हूँ। पर मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। नहीं नहीं, हमारे गांव के घर में शहर की लड़की नहीं आएगी। वो हम सभी के बीच घुल मिल नहीं पाएगी भाई। अरे नहीं पापा, यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। सामने किसी भी तरह के लोग क्यों ना हो, वो सबके साथ घुल मिल जाती है। मुझे देवर जी की पसंद को अपनी देवरानी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बहू, तू अपनी शहरी देवरानी का इतना साथ दे रही है। जरा सोच, कहीं जेठानी का घर तोड़ने वाली शहरी देवरानी निकली तो? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी होने वाली शहरी देवरानी पर पूरा भरोसा है। मम्मी पापा, जब इसने लड़की पसंद कर ही ली है तो एक बार चलकर देख लेते हैं। अगर पसंद आई तब शादी करवाइएगा, वरना फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। घर वाले भूमिका से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले रविवार पूरा परिवार शहर में भूमिका के घर पहुंचता है। सभी की रजामंदी से राघव और भूमिका की शादी तय हो जाती है। शादी की तारीख निकाली जाती है और तय तारीख पर धूमधाम से राघव और भूमिका की शादी हो जाती है। और भूमिका गांव में अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजा सुंदर फूलों से सजा होता है। भाभी, हमने तो सिर्फ घर पर फूल लगवाए थे, आपने तो पूरा दरवाजा ही इतना सुंदर सजा दिया। अरे बड़ी बहू ने अपनी देवरानी के स्वागत की खुशी में ये सब अपने मन से किया है। लगता है मेरी शादी की खुशी मुझसे ज्यादा मेरी जेठानी को है, तभी तो इतना तामझाम कर रखा है घर में। हे भूमिका, देख रही हो तुम्हारी जेठानी ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। भाभी को थैंक यू तो बोलो यार। थैंक यू जेठानी जी, आपने मेरे गृह प्रवेश को इतना स्पेशल बना दिया। शारदा राघव और भूमिका की आरती उतारती है। भूमिका दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। नीलम अपनी देवरानी को राघव के कमरे तक छोड़कर आती है। इसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह शहर की देवरानी भूमिका तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। आगे देवरानी जी, आपको पता है ना आज आपकी पहली रसोई की रस्म होगी। भाभी, मेरे लिए दही बड़े बनवाइएगा। और मेरे लिए पुलाव और पनीर की सब्जी। मैं पूरी और आलू दम खाऊंगी और शगुन के लिए कुछ मीठा, जो तेरी शहरी देवरानी बना सके। मेरी देवरानी जी सब कुछ बना सकती है, और अगर कहीं कोई दिक्कत हुई भी तो उसके लिए मैं तो हूँ ही। चलिए देवरानी जी, आपकी पहली रसोई की रस्म करते हैं। नीलम अपनी शहरी देवरानी भूमिका को लेकर रसोई में आती है और रसोई का सारा सामान दिखाने लगती है। ये गैस चूल्हा है, उसके नीचे सिलेंडर रखा है, बगल में सारे बर्तन हैं और ऊपर सभी मसाले रखे हुए हैं। आपको जो भी चाहिए सब यही मिल जाएगा। आई बड़ी, मुझसे पहले रसोई में खाना बनवाने वाली। मैं यहाँ सब्जियों में नमक डालने और रसोई में जलने नहीं आई हूँ। मैं इनका घर उजाड़ कर अपने राघव के साथ रहने आई हूँ, और सबके सामने हामी तो इन्होंने भरी है, तो अब खाना भी यही बनाएंगी। देवरानी जी, आप समझ गई ना? अब जल्दी से सबकी पसंद का नाश्ता बना लीजिए। जेठानी जी, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। शहर में मैंने कभी खाना नहीं बनाया। ये क्या, आपने कभी खाना नहीं बनाया? ऐसी भी औरतें होती है क्या? खैर कोई बात नहीं, खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताते जाती हूँ, आप वैसे वैसे खाना बनाते जाइए। ठीक है जेठानी जी, बताइए क्या करना है। सबसे पहले एक बर्तन में 2 मुट्ठी आटा निकाल लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे गूंद लीजिए। भूमिका एक बर्तन में 2 मुट्ठी आटा निकालती है और एक ही बार में जग का सारा पानी आटे में डाल देती है। जेठानी जी, ये आटा तो पूरा गीला हो गया। अरे देवरानी जी, एक बार में सारा पानी थोड़ी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है। ऐसा कीजिए, इसमें थोड़ा और आटा डाल दीजिए। जेठानी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप आटा गूंद दीजिए, मैं तब तक पनीर की सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद पूरियां तल दूंगी। शहर की चालाक देवरानी गांव की भोली भाली जेठानी से आटा गुथवा लेती है। नीलम पूड़ियां बेलती है। भूमिका गर्म तेल की कढ़ाई में जानबूझकर पूड़ी जोर से डालती है, जिससे गर्म तेल की कुछ बूंदें छिटककर नीलम के हाथों पर पड़ जाती हैं। आई माँ, अरे देवरानी जी, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप अपने हाथ पैर ही जला लेंगी। थोड़ा आराम से। जेठानी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं जल गई तो। मेरी भी तो अभी अभी शादी हुई है। डरिए मत देवरानी जी, ऐसा कीजिए, किसी तरह सिर्फ 10 पूड़ियां तल लीजिए, बाकी मैं देख लेती हूँ। नीलम अपने हाथों से भूमिका से
10 पूड़ियां तलवाती है। फिर भूमिका रसोई की खिड़की के पास खड़ी होकर मोबाइल चलाने लगती है और सारा खाना नीलम बनाती है। वहीं बाहर खड़ी पड़ोसने रसोई की खिड़की से आ रही खुशबू सूंघते हुए, अरे आज तो नीलम की शहरी देवरानी की पहली रसोई है ना, फिर इसकी रसोई में नीलम के हाथों के बने खाने की खुशबू कैसे आ रही है? लगता है शहरी देवरानी की पहली रसोई में जेठानी खाना बना रही है। और मुझे तो इसकी शहरी देवरानी बड़ी शातिर लगती है, कहीं अपनी जेठानी के भोलेपन का फायदा उठाकर उसका घर ना उजाड़ दे। बहन, मुझे भी यही लगता है कि जेठानी का घर उजाड़ने वाली शहरी देवरानी ही ना निकले। कुछ ही देर में नीलम अपनी शहरी देवरानी की पहली रसोई का खाना घर वालों को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। नीलम बहू, तेरी देवरानी के हाथ में तो बिल्कुल तेरे जैसे स्वाद है। ये पूड़ी, सब्जी, पुलाव और पनीर की सब्जी बिल्कुल वैसी ही बने हैं जैसे तू बनाती है। माँ, दोनों देवरानी जेठानी हैं। कुछ तो चीजें एक जैसी होंगी। छोटी भाभी, आपने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया है। आज मेरा कॉलेज नहीं है, वरना मैं आपका बनाया खाना अपने दोस्तों को भी टेस्ट करवाने के लिए ले जाती। ननन जी, आप जिस दिन कॉलेज जाएंगी मुझे आधा घंटा पहले बता दीजिएगा। मैं आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए भी ऐसा ही टेस्टी खाना बना दूंगी। भाई, हम तो खामख्वा ही डर रहे थे। हमें तो हमारी बड़ी बहू की तरह घर को जोड़ कर रखने वाली छोटी बहू मिली है, घर उजाड़ने वाली नहीं। अपनी देवरानी की इज्जत बनाए रखने के लिए नीलम किसी को कुछ नहीं बताती है। इसी तरह शहरी देवरानी की पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शारदा और भूमिका सब्जी मंडी से सब्जियां खरीदकर घर लौट रही होती हैं। तभी शारदा और भूमिका की मुलाकात कांति और शांति से हो जाती है। अरे शारदा बहन, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई, वरना कुछ दिनों से तो आपने घर से निकलना ही छोड़ दिया है। अरे दो बहुएं हैं, 2 बेटे, बेटी और पति हैं। ये लोग मुझे हाथ पैर हिलाने ही नहीं देते। आज तो मैं खुद ही छोटी बहू को लेकर बाजार चली आई। अच्छा शारदा बहन, जरा ये तो बताओ, तुम्हारी बड़ी बहू की शहरी देवरानी कैसी है? मेरी छोटी बहू मेरे साथ ही है। मेरे बेटे ने खुद पसंद किया है। हमने तो बस शादी करवाई है। अभी तक तो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से है, लेकिन जब तक जीवन है, कोई ऊंच नीच ना आ जाए, तब तक किसी के बारे में सही से पता नहीं चलता कि कौन कैसा है। बाकी अभी सब बहुत अच्छा है। घर चलो, तुम्हें अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना खिलाती हूँ। मेरी छोटी बहू भी अच्छा खाना बनाती है। चलो, वैसे भी आज हम दोनों के पति शहर गए हैं। आई बड़ी सच्चाई की पुजारी। अब मैं देखती हूँ कि इस घर की इज्जत कब तक बनी रहती है। शारदा अपनी पड़ोसनों को अपने घर लेकर आती है और भूमिका को पड़ोसनों के लिए खाना बनाने रसोई में भेजती है। रसोई में आते ही भूमिका गैस सिलेंडर का नॉब खोलकर सिलेंडर की गैस जानबूझकर निकालने लगती है। अब देखना मैं कैसे इनकी बेइज्जती करूंगी। इन्होंने मेरी बेइज्जती की है ना, अब मैं इनका घर भी उजाड़ कर रहूंगी। गैस सिलेंडर से गैस निकालने के बाद भूमिका परेशान चेहरा बनाकर रसोई से बाहर निकलती है। तभी नीलम रसोई में आती है। क्या हुआ देवरानी जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपको तो मैंने खाना बनाना सिखा दिया है ना। जेठानी जी, आपने खाना बनाना तो सिखा दिया, लेकिन गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। क्या? गैस सिलेंडर कैसे खत्म हो सकता है? अभी तो उसमें करीब हफ्ते भर की गैस थी। बाहर पड़ोसनों के साथ कुछ मेहमान भी आए हैं। अब सबके लिए खाना कैसे बनेगा? मैं तो जा रही हूँ मम्मी जी को बताने। सभी पड़ोसनों और मेहमानों को वापस भेज दीजिए। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? चुपचाप रसोई में बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। तब तक रसोई से बाहर मत निकलिए। नीलम तुरंत घर की छत पर जाती है। एक कोने में रखी 4 ईंटें और कुछ लकड़ियां उठाकर रसोई में लाती है। नीलम रसोई की खिड़की के पास 4 ईंटें जमाकर लकड़ियां जलाती है, पतीला चढ़ाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। ये देखिए देवरानी जी, खाना बनाने का इंतजाम हो गया। अब आप जल्दी जल्दी आटा गूंदिए। मैंने यहाँ सब्जी चढ़ा दी है। तब तक चावल भी तैयार कर लेते हैं। न चाहते हुए भी भूमिका को नीलम की मदद करनी पड़ती है। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाता है। भूमिका और नीलम पड़ोसनों और घर आए मेहमानों को खाना परोसती हैं और घर की इज्जत बचा लेती हैं। मुझे सबसे पहले जेठानी जी का घर उजाड़ना पड़ेगा, तभी मैं अपने पति के साथ अलग होकर आराम से रह पाऊंगी। अगले दिन सुबह भूमिका बैल्कनी में खड़ी अखबार पढ़ रही होती है। शारदा को बैल्कनी में आता देख भूमिका जानबूझकर जोर जोर से अखबार पढ़ने लगती है। सबके नजर में घर बसाने वाली जेठानी निकली घर उजाड़ने वाली। पूरे परिवार को रात में सुलाने के बाद सास के पांव दबाकर भरोसा जीतती रही और फिर अपने आशिक के साथ भाग गई। बहू, ये कैसी न्यूज पढ़ रही है तू? ये देखिए ना मम्मी जी, आजकल समाज में क्या क्या हो रहा है। किसी की बड़ी बहू बड़ा अच्छा बनने का ढोंग करती थी, रोज सास के पांव दबाती थी, पति की सेवा करती थी, लेकिन उसका अपने आशिक के साथ चक्कर चल रहा था। ये तो बिल्कुल मेरी बड़ी बहू जैसी थी, लेकिन मेरी बड़ी बहू ऐसी थोड़ी है। ऐसे ही रात होती है। हमेशा की तरह नीलम शारदा के कमरे में शारदा के पैर दबाने आती है।
बड़ी बहू, तू रोज रोज मेरे पैर दबाने क्यों चली आती है? मम्मी जी, आप मेरी सास है, अब आपके पैर नहीं दबाऊंगी तो किसके पैर दबाऊंगी? बहू, आज मेरे पैरों में दर्द नहीं है, तू अपने कमरे में जा, मुझे नींद आ रही है। शारदा की बात मानकर नीलम अपने कमरे में जाकर सो जाती है। देर रात भूमिका घर के बाहर एक पेड़ के पास आती है और टेप रिकॉर्डर में बच्चे के रोने की आवाज चला देती है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कच्ची नींद वाली नीलम की नींद खुल जाती है। ये बच्चों के रोने की आवाज थी क्या? शायद बाहर से आ रही थी। जरा देखकर आती हूँ, कहीं दरवाजे पर कोई बच्चा तो नहीं है। नीलम घर के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उसी समय भूमिका पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आकर शारदा के कमरे में रखा फ्लावर पॉट गिरा देती है, जिससे शारदा की नींद खुल जाती है। अरे, फ्लावर पॉट गिरा क्या? मैं तो डर ही गई थी। चलो बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ, शायद ठंडी हवा से घबराहट कम हो जाए। शारदा बैल्कनी में आती है और बाहर इधर उधर देखते हुए शारदा की नजर नीलम पर पड़ जाती है। हे भगवान, क्या मेरी बहू भी हम सबको सुलाकर किसी से मिलने जाती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। शायद मुझे ही भ्रम हुआ होगा। इसी तरह रात बीत जाती है। अगले दिन दोपहर में बड़ी बहू, जरा मेरी कुछ दवाइयाँ लेती आना। जी पापा जी, मैं बाजार ही जा रही थी, आपकी दवाइयाँ भी ले आऊंगी। रामलाल से दवाइयों की पर्ची और पैसे लेकर नीलम गांव के बाजार जाती है। नीलम कुछ साड़ियां, पर्दे और घर का जरूरी सामान खरीदती है। फिर मेडिकल शॉप से रामलाल की दवाइयां लेकर घर लौटती है। घर का सामान भी ले लिया और पापा जी की दवाइयाँ भी। अब कुछ नहीं लेना, अब घर चलती हूँ। नीलम घर पहुंचकर सारा सामान अपनी जगह पर रख देती है और रामलाल की गैर मौजूदगी में दवाइयां उनके कमरे में रख देती है। नीलम के कमरे से बाहर निकलते ही भूमिका चुपचाप कमरे में आती है और रामलाल की सारी दवाइयां उठाकर अपने कमरे में छिपा देती है और नीलम के कमरे के दरवाजे पर अपनी नई सैंडल रख देती है। फिर शाम को, बड़ी बहू, तुम अपने पापा जी की दवाइयाँ लेकर आई थी ना? कहाँ रखी? मम्मी जी, मैंने दवाइयाँ आप लोगों के कमरे में पापा जी के बिस्तर के पास रख दी थी। बहू, वहाँ तो दवाइयाँ है ही नहीं। जेठानी जी, आप दवाइयाँ लेकर आई थी ना? कहीं भूल तो नहीं गई थी? नीलम का काम कभी कच्चा नहीं होता। अगर नीलम कह रही है कि दवाइयां लाई है तो जरूर लाई होगी। हाँ, ठीक है ठीक है, तुम लोग बात का बतंगड़ मत बनाओ। बहू, जरा मुझे मेरी दवाइयाँ निकाल कर दे दो। मुझे मिल नहीं रही है, तुमने जहाँ रखी है वहीं से दे दो। नीलम रामलाल के कमरे में आती है और दवाइयां ढूंढने लगती है, लेकिन नीलम को दवाइयां कहीं मिलती ही नहीं। मैंने यही दवाइयाँ रखी थी पापा जी, मेरा यकीन कीजिए। जेठानी जी, मुझे तो लगता है आपने पैसे गिरा दिए होंगे या उन पैसों से कुछ और खरीद लिया होगा। अब बात छिपाने के लिए झूठ बोल रही हैं। बड़ी बहू, हमारे परिवार में किसी को मेरी दवाइयों से क्या दिक्कत होगी? अगर तुम दवाइयाँ लाना भूल गई हो या पैसे कहीं गिर गए हो या उन पैसों से कुछ और खरीद लिया हो तो साफ साफ बता दो ना। इस तरह बात छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। नीलम, मुझे तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। पापा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपकी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। भैया, आप रहने दीजिए, अभी तो आप काम से थक कर आए हैं। मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। मुझे पता है पापा जी कौन कौन सी दवाइयाँ खाते हैं। भूमिका अपने कमरे में आती है, रामलाल की छिपाई हुई दवाइयाँ अपने पर्स में रखती है और पर्स लेकर घर से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद भूमिका वापस आती है और रामलाल को दवाइयाँ दे देती है। घर के सभी लोग भूमिका की तारीफ करने लगते हैं। रात हो जाती है, सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। प्रीति अपने कमरे की तरफ जा रही होती है कि तभी नीलम के कमरे के बाहर रखी नई सैंडल पर प्रीति की नजर पड़ती है। अच्छा, तो ये बात है। भाभी को ये सैंडल पसंद थी, इसलिए पापा की दवाइयों के पैसों से भाभी ने सैंडल खरीद ली और हमें बताने से डर रही थी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन नीलम बैल्कनी में पापड़ सुखा रही होती है। तभी प्रीति अपनी एक ड्रेस लेकर नीलम और भूमिका के पास आती है। बड़ी भाभी, ये ड्रेस मुझे थोड़ी बड़ी हो रही है, इसे जरा फिट कर दीजिए ना और धो भी दीजिएगा। मुझे इसे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में पहनना है। ननद जी, ये ड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं रात तक इसे फिट भी कर दूंगी और धो भी दूंगी। सारे काम निपटाकर नीलम अपने कमरे में आती है। नीलम प्रीति की ड्रेस सिलकर फिट करती है, फिर अपने हाथों से ड्रेस धोकर छत पर सूखने के लिए फैला देती है और नीचे चली आती है। थोड़ी देर के बाद भूमिका चुपचाप छत पर पहुंचती है। अपनी जेठानी का घर तो मैं उजाड़ कर ही रहूंगी। पहले सबके मन में जेठानी जी के लिए खटास पैदा करूंगी, फिर उसी खटास को दरार में बदल दूंगी। उसके बाद एक ही झटके में विश्वास की दीवार गिरेगी और पूरा घर उजड़ जाएगा। इतना कहकर भूमिका अपने पल्लू में छिपाई हुई कैंची निकालती है और प्रीति की ड्रेस को कतरन की तरह जगह जगह से काट देती है। और फिर अगले दिन प्रीति अपने कमरे में
अपनी कटी फटी ड्रेस देखकर चिल्ला चिल्लाकर सभी को कमरे में इकट्ठा कर लेती है। अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे भैया ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं तो डर ही गई। तू डर गई? तू इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरा घर डरकर तेरे कमरे में इकट्ठा हो गया। अब बता क्यों चिल्लाई? ये सूट मैंने बड़ी भाभी को फिट करके धोने के लिए दिया था। भाभी ने इसे फिट तो कर दिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि इस कतरन में कहाँ हाथ डालूं, कहाँ सिर डालूं। मेरा नया सूट कपड़ों के कतरन में बदल गया है। क्या बड़ी भाभी ने धोए थे ये कपड़े? हाँ, ननन जी का ये सूट मैंने ही फिट करके धोया था और मैंने ही अपने हाथों से छत पर सूखने के लिए डाला था, लेकिन इसकी हालत कैसे हो गई? भाभी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उस दिन भी आपने पापा की दवाइयों के पैसों से अपने लिए सैंडल खरीदी थी, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और आज आपने मेरा सूट भी खराब कर दिया। अब मैं कॉलेज के एनुअल फंक्शन में क्या पहनूंगी? बड़ी बहू आज कोई बहानेबाजी मत करना। अगर तुझसे कोई गलती हुई है तो उसे मान ले। नीलम क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा? प्रीति तुम चिंता मत करो, शहर से मैं भी अपने कुछ मॉडर्न कपड़े लेकर आई हूँ। उनमें से जो तुम्हें पसंद आए वो पहन लेना। ननन जी की सूट कतरन कैसे बन गई? कहीं कोई जानबूझकर तो नहीं कर रहा, लेकिन अब मेरी बात पर यकीन कौन करेगा? ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगले दिन दोपहर के समय नीलम रसोई में आती है। कल नीरज जी मुझसे बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन मुझे पता है उन्हें कैसे मनाना है। आज उनके दोपहर के खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। जैसे ही वो पहला निवाला खाएंगे, निवाले के साथ उनका गुस्सा भी गले के नीचे उतर जाएगा। उनके पसंद के आलू के पराठे, साथ में साग, दही बड़े और मीठे में जलेबी बना लेती हूँ। नीलम आलू के पराठे बनाती है और फिर साग, और इसी तरह दही बड़े और जलेबी बनाकर टिफिन में पैक करती है और एक रंगीन थैली में रखकर घर से निकल जाती है। नीलम गांव में थोड़ी दूर पहुंचती ही है कि तभी नीलम की तरह ही थैली ली एक बुरखे वाली औरत नीलम से टकरा जाती है और दोनों के थैले बदल जाते हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, मैं थोड़ी हड़बड़ी में थी, इसलिए आपको धक्का लग गया। बुर्का पहने औरत बिना नीलम से कुछ बोले चुपचाप आगे बढ़ जाती है। अरे इन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं, कम से कम इतना तो कह देती। कोई बात नहीं, खैर मैं जल्दी से ये टिफिन नीरज जी को देकर आती हूँ। नीलम तुरंत पोल्ट्री फार्म पहुंचती है और वहां काम कर रहे एक लड़के को नीरज का टिफिन देकर वापस चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नीरज अपने सभी दोस्तों के साथ खाना खाने बैठता है। नीरज टिफिन खोलता है, लेकिन उसमें स्वादिष्ट खाने की जगह सिर्फ रोटी और प्याज निकलते हैं। ये क्या, रोटी और प्याज? नीलम ने तो फोन पर कहा था कि वो मेरे लिए टेस्टी खाना भेज रही है, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था। भाई यही है तेरा स्वादिष्ट खाना? बड़ा महंगा खाना खाता है तू यार। भाभी तुझे ऐसा खाना खिलाती है? तभी तो तू इतना मोटा होता जा रहा है। हाँ। सबके हिस्से के ताने तू ही मारेगा क्या? अरे खाना है तो खा, वरना यहाँ से चला जा। भाई मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं। भाभी तुझे भाव नहीं देती, लेकिन मेरी बीवी तो मुझे भाव देती है। भाई मेरी बीवी ने मेरे लिए पनीर की सब्जी बनाई है, मैं वही खाने जा रहा हूँ। तू बैठकर ये प्याज और रोटी खा। दोस्तों की बातों से नीरज की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। नीरज गुस्से में टिफिन बंद करके रख देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। तभी वही बुर्का पहने औरत वहां आती है, पोल्ट्री फार्म में रखा टिफिन चुपके से उठाती है, फिर अपना बुर्का हटाती है। बुर्के के पीछे कोई और नहीं बल्कि भूमिका होती है। मेरे होते हुए जेठानी जी अपने पति को खुश करे, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। बड़ी चालाकी से मैंने उनके टिफिन बदल दिए, अब शाम को असली मजा आएगा। ऐसे ही शाम होती है। नीरज घर लौटता है और रसोई में काम कर रही नीलम के सामने टिफिन रखकर चला जाता है। नीलम टिफिन खोलती है, सारा खाना वैसे ही पड़ा होता है। ये क्या, इन्होंने मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाया। ये मुझसे इतना नाराज हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? अपने उजड़ते घर को कैसे बचाऊं? सब मुझसे नाराज हो गए हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। सभी को खाना खिलाकर नीलम अपने कमरे में आती है, जहां नीरज नीलम से मुंह फेर कर सो जाता है। परेशान नीलम भी नीरज के बगल में लेट जाती है। देर रात अपने परिवार को उजड़ता देख शारदा की आंख खुल जाती है। शारदा टहलते हुए बालकनी में आती है, जहां पीछे एक पेड़ की ओट में किसी को खड़ा देखती है। पीछे से देखकर शारदा को लगता है कि वो नीलम है। चेहरा तो नहीं दिख रहा, पर ये तो शायद नीलम बहू की साड़ी है। नीलम बहू इतनी रात को पेड़ के पीछे किससे बातें कर रही है? हे भगवान, कहीं सच में नीलम बहू का कोई? नहीं। शारदा हैरान और परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी पेड़ की ओट से नीलम के कपड़े पहने भूमिका बाहर निकलती है। हो गया मेरा काम। अच्छा हुआ मैंने मम्मी जी को उठते देख लिया था और तुरंत ये प्लान भी बना लिया। अब तो कल जेठानी जी का इस घर में आखिरी दिन है। इनके घर छोड़ते ही मैं भी राघव के साथ अलग हो जाऊंगी, फिर ये बूढ़े बूढ़ी अकेले ही सब समझते रहें। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह भूमिका हॉल में आती है, जहां नीरज और नीलम अपना सामान लेकर खड़े होते हैं।
मम्मी आप सच में भैया भाभी को घर से निकाल रही हैं? मैं किसी को घर से नहीं निकाल रही हूँ। बड़ी बहू की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए उसे उसके पति के साथ अलग रहने के लिए भेज रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि बड़ी बहू की वजह से प्रीति पर या छोटी बहू पर कोई गलत असर पड़े। मम्मी जी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। यकीन कीजिए, आपने मुझ पर जैसे आरोप लगाए हैं मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। चुप रहो नीलम, तुम कैसी हो और कैसी नहीं ये सच्चाई अब हम सबके सामने आ चुकी है। खुश रहो कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ परिवार से अलग हो रहा हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना तुम्हें तो मैं गला घोंट कर मार देता। चलता हूँ माँ, माफ कर दीजिए, मेरी पत्नी ने आप लोगों को बहुत दुख दिया। मुझे तो लगा था थोड़ा ड्रामा होगा, मुझे भी 2-4 बातें करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो मेरे बिना मुंह खोले ही सारा काम हो गया। नीरज नीलम को लेकर घर से निकल जाता है। बाहर खड़ी पड़ोसने आपस में फुसफुसाने लगती हैं। छोटी बहू अब बड़ी बहू इस घर में रही नहीं, इसलिए आज से सुबह उठकर तुलसी में जल चढ़ाना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना और घर के बाकी कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम ही इस घर की इकलौती बहू हो। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। अगर जेठानी जी इस घर को संभाल सकती थी तो मैं भी इस घर को संभाल सकती हूँ। घर के सभी कामों की जिम्मेदारियां लेकर भूमिका रसोई में आती है। ये क्या बात हुई, इतने लोगों का खाना मैं अकेले बनाऊं, वो भी सबकी अलग अलग पसंद का। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने ससुराल वालों को कोसते हुए भूमिका खाना बनाती है, फिर सभी के गंदे कपड़े धोती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है और रात में बिस्तर पर पड़ते ही भूमिका थकान से गहरी नींद में सो जाती है। फिर अगले दिन, बहू रसोई का राशन खत्म हो गया है और तुझे पता तक नहीं, जल्दी जा राशन लेकर आ। शारदा की फटकार से घबराकर भूमिका गांव की राशन की दुकान से राशन खरीदकर भारी बोरे कंधे पर उठाकर घर लाती है, जिससे भूमिका की बुरी हालत हो जाती है। हे भूमिका, मैंने अपने कपड़े निकाल दिए हैं, जरा उन कपड़ों को धो देना और अलमारी में रखे सभी कपड़ों को प्रेस भी कर देना। बहू मेरे भी कपड़े प्रेस कर देना। पसीने से भीगी भूमिका घर भर के कपड़े लेकर प्रेस करने बैठ जाती है। गुस्से में कपड़े प्रेस करती हुई भूमिका अपने हाथ तक जला लेती है। 2 घंटे से कपड़े प्रेस कर रही हूँ, फिर भी कपड़े ही खत्म नहीं हो रहे हैं। और ये साड़ी, एक साड़ी प्रेस करने में ही आधा घंटा लग रहा है। पता नहीं जेठानी जी इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती थी। इस घर को बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम है। कब मैं इन सबसे अलग हो पाऊंगी? भूमिका, अभी भी तुम हमारे घर को उजाड़ने के बारे में ही सोच रही हो? राघव की आवाज सुनते ही भूमिका चौंक जाती है। राघव के साथ पूरा परिवार अचानक कमरे में आ जाता है। राघव, आप लोग, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। क्या बड़बड़ा रही थी? हाँ, हम सबने सुन लिया। तुम्हारी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। तुम्हारे डेस्क में मिला सैंडल का बिल, बुर्का, भाभी की साड़ी और पोल्ट्री फार्म के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सबूत है कि ये सारी चालें तुमने चली थी। हाँ, मैंने ये सब किया, और क्यों नहीं करती। आपकी जेठानी की वजह से ये पूरा परिवार एक साथ था। मुझे तुम्हारे साथ अलग रहना था। मुझे इतने बड़े परिवार में नहीं रहना, और ना ही इस गाँव में। तो फिर मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। तुम भाभी का घर उजाड़ना चाहती थी ना, अब तुम्हारा खुद का घर उजड़ेगा। तभी अचानक नीलम और नीरज अपना लगेज लेकर कमरे में आ जाते हैं। नहीं नहीं देवर जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। जेठानी जी, मम्मी जी, आपने तो इन्हें घर से निकाल दिया था ना, फिर ये यहाँ कैसे है? बहू, मेरे बाल धूप में नहीं पके हैं, दुनिया मैंने भी देखी है। छोटी भाभी, ये सब मम्मी का ही प्लान था। जिस दिन आप भाभी की साड़ी पहनकर पेड़ के पीछे किसी से बात करने की एक्टिंग कर रही थी, आपको लगा मम्मी सिर्फ आपको देखकर कमरे में चली जाएंगी, लेकिन मम्मी तुरंत भाभी के कमरे में गई जहाँ भाभी आराम से सो रही थी। उसी दिन आपका भेद खुल गया। अगले ही दिन हमने भाभी और भैया से सारी बात बता दी और उनकी सारी गलतफहमियां दूर की, और आपके खिलाफ सबूत तो हमें मिनटों में मिल गए। पापा, आपके पास वकील का नंबर है ना? फोन कीजिए और कहिए कि डिवोर्स के पेपर तैयार करें। नहीं राघव, मुझे डिवोर्स मत दो। मुझे समझ आ गया है कि एक घर को उजाड़ने में और घर को बसाने में कितना अंतर होता है। घर उजाड़ना मिनटों का काम है, लेकिन घर बसाना सालों की मेहनत है। मुझे माफ कर दो। पापा, फोन लगाइए वकील को। पापा जी, 1 मिनट, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। और देवर जी, मैंने इतने सालों से इस घर को बसाया है। क्या आप अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर सच में इस घर को तोड़ देना चाहते हैं? देवरानी जी को एक मौका दीजिए। जब इन्हें खुद घर बसाने और घर उजाड़ने का फर्क समझ आ गया है, तो इन्हें डिवोर्स क्यों देना? भाभी, ये शहर की लड़कियां बहुत बड़ी ड्रामेबाज होती हैं। देवर जी, मैं अपनी शहरी देवरानी के बारे में ये सब नहीं सुनूंगी। आपने इनसे प्यार करके शादी की है। ये सिर्फ आपके साथ अकेले रहने की चाह में गलत रास्ते पर चली गई थी। इन्हें माफ कर दीजिए, एक मौका देकर तो देखिए। नीलम के कहने पर भूमिका को एक मौका मिलता है और शहरी देवरानी
जेठानी का घर उजाड़ने का ख्याल छोड़ जेठानी के साथ पूरे परिवार को खुश रखते हुए हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।